स्वागत है एशियन ड्रामा फाइल्स में। पिछले भाग में हमने देखा था कि शाओमी कनाडा पहुंचकर गॉब्लिन को प्रपोज कर देती है, लेकिन अब कहानी में असली खतरा आने वाला है, क्योंकि यमदूत को पता चल गया है कि शाओमी वही भटकी हुई आत्मा है जिसे 19 साल पहले मर जाना चाहिए था। क्या गॉब्लिन उसे बचा पाएगा? चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 का जबरदस्त ब्रेकडाउन। कहानी आगे बढ़ती है। घर न लौटने का कारण ये था कि गॉब्लिन उसे अकेला बाहर छोड़ने को लेकर चिंतित था, इसलिए उसके साथ साथ टहलने लगा। नतीजतन ये दृश्य छोटी मेई के सहपाठी ने देख लिया। सहपाठी ने समझा कि छोटी मेई प्रेम में है और मोबाइल निकालकर इसे डुइन पर डालने की तैयारी करने लगी। अचानक कार का दरवाजा खुला और उसे टक्कर मार दी। सहपाठी उठकर तुरंत देखने लगा कि किस बेईमान ने ये किया, लेकिन उसके बाद जो भयानक दृश्य उसने देखा वो सच में डरावना था। दूसरे दिन आखिरकार एक फ्राइड चिकन शॉप में उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई। जिनशिन की मदद का बदला चुकाने के लिए छोटी मेई ने माचिस निकाली। ठीक उसी समय जिनशिन स्टेक खा रहा था। उसकी बदसूरत हालत छोटी मेई ने देख ली। वो शर्म से तुरंत गायब हो गई। घर लौटकर जिनशिन अपने कपड़ों और लुक को लेकर बहुत उलझन में था। वो लगातार नरक के दूत को परेशान कर रहा था कि वो उसके लिए सलाहकार बने। नतीजा ये हुआ कि नरक के दूत की नींद खराब हो गई। बदले में नरक के दूत ने सबसे घातक अंतिम हथियार निकाला, भूत गॉब्लिन का आंतरिक रूप। रात को छोटी मेई ने मेपल लीफ फूल भूत को देने की तैयारी की। उसने माचिस जलाकर भूत को बुलाने की कोशिश की। उसे लगा कि भूत आ गया है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो 10 साल पहले उसकी जान लेने आया हुआ नरक का दूत था। छोटी मेई ने नजरअंदाज करने का नाटक किया, लेकिन इस बार नरक का दूत उसे इतनी आसानी से जाने नहीं वाला था। छोटी मेई ने कहा कि वो अभी सिर्फ 19 साल की है, लेकिन दूत ने फैसला कर लिया था कि वो छोटी मेई की जान लेगा, क्योंकि 19 साल पहले ही उनका नाम मौत की सूची में आ चुका था। उस समय भूत जिनशिन ने माँ बेटी को बचा लिया था, जिसकी वजह से वे मौत की सूची से छूट गए थे। वे अनुपस्थित बन गए थे। ठीक उसी समय निराश छोटी मेई ने पीछे मुड़कर भूत को देखा। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने अपनी आंखें ढक लीं ताकि वो नरक के दूत से आंखें न मिला सके। छोटी मेई ने अपने कमजोर शरीर से इस भूतों के राजा की रक्षा करने की कोशिश की। उसे ये नहीं पता था कि भूत की शक्ति कितनी भयानक है, जो नरक के दूत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जिनशिन ने एक झटके में छोटी मेई को अपनी पीठ के पीछे खींच लिया और नरक के दूत से कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसी समय बिजली चमकने लगी और गरजने लगी। छोटी मेई भूत को लेकर भागना चाहती थी, लेकिन भूत ने बहुत शानदार अंदाज में छोटी मेई से कहा। इस समय नरक का दूत डर गया। संयोग से पास ही में कार एक्सीडेंट की अलार्म बज उठी। दूसरे भूतों को लेने के लिए नरक के दूत को जाना था, इसलिए वो अकेला चला गया। छोटी मेई का ऊपर से नीचे तक का डर अब कम हो गया, लेकिन जिनशिन ने उसे बताया कि वो लड़की नहीं है जिसे वो अपनी भूत की दुल्हन बनाना चाहता है। छोटी मेई रोते हुए पूछने लगी कि क्यों? जिनशिन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अंत में छोटी मेई बहुत दुखी होकर चली गई और कह गई कि अब वो कभी भी उसे नहीं बुलाएगी। घर लौटकर छोटी मेई करवटें बदलती रही। नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने फैसला किया कि वो आसपास के भूतों से पूछेगी कि क्या वो सच में भूत की नई दुल्हन है या नहीं, क्योंकि उसके जन्म से लेकर अब तक सभी भूत उसे भूत की दुल्हन कहते आए थे। जब वो हार मानने ही वाली थी, तभी पास में एक पत्थर फेंका गया। छोटी मेई ने मुड़कर देखा तो एक प्यारी भूत दीदी को देखा। भूत दीदी ने आसपास के कुछ भूतों को बुलाया और छोटी मेई को उस साल की सच्चाई बताई। अनजाने में उसे पता चला कि उस साल जिनशिन ने ही उसकी और उसकी माँ की जान बचाई थी। छोटी मेई सोच में डूब गई। उसे ये पता नहीं था कि जिनशिन सब कुछ देख रहा था। दूसरे दिन जब छोटी मेई स्कूल से लौट रही थी तो अचानक अजनबियों ने उसे अगवा कर लिया और जबरदस्ती कार में घसीट लिया। वो औरत कितनी जहरीली थी। खुद तो कर्ज में डूबी हुई थी, पैसे चुकाने को नहीं थे, फिर भी कर्जदाताओं को बता दिया कि उसकी भतीजी के पास बचत खाते में 2 लाख हैं। एंजू बेखबर स्कूल से घर लौट रही थी। एक कार के पास से गुजरते समय 2 आदमी कार से उतरे और बिना कुछ कहे उसे जबरदस्ती कार में घसीट लिया। फिर कार स्कूल के गेट से गायब हो गई। रात होने लगी थी। कार सड़क पर तेजी से चल रही थी। गुंडों ने एंजू का बैग उल्टा और उसमें से कुछ भी नहीं निकला। वो बचत खाता जिसकी बात औरत ने की थी वो नहीं मिला। तभी ड्राइवर ने लाइटर जलाया। एंजू ने तुरंत उसे फूंक मारकर बुझा दिया ताकि भूत को बुला सके। वो सफल होने ही वाली थी कि गुंडों ने उसे खींच लिया। इसी समय जिनशिन और नरक का दूत घर में एक दूसरे को ताने मार रहे थे। दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था। एंजू डरते हुए कह रही थी कि बचत खाता उसके पास नहीं है। गुंडों को लगा कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए उसे सजा देने वाले थे। ठीक उसी समय एंजू के गले पर बने निशान से एक रोशनी चमकी। अचानक जिनशिन को महसूस हुआ कि एंजू खतरे में है। गुंडे अभी भी एंजू से बचत खाते का पता पूछ रहे थे। एंजू जोर जोर से छटपटा रही थी। अचानक कार बिना किसी वजह से रुक गई। आगे की सड़क की सारी लाइटें एक एक करके बुझने लगी। एक जोरदार धमाके के बाद पूरी सड़क अंधेरी हो गई। एंजू ने धीरे से सिर उठाया और लंबे समय बाद देखा, सामने खड़ा था भूत जिनशिन और नरक का दूत। एंजू की आंखें नम हो गईं। दोनों एक एक कदम आगे बढ़कर एंजू की तरफ आ रहे थे। इसी पल ये दोनों 1.8 मीटर लंबे आदमी अपनी शान में सबसे ऊंचे नजर आ रहे थे। एंजू उन्हें देखकर भावुक होकर रोने लगी। अचानक कार की लाइट फट गई।
गुंडे बेहद डर गए। उन्होंने कार स्टार्ट की और भागने की कोशिश की। ठीक उसी समय एक हरी रोशनी आकाश में चमकी और कार 2 हिस्सों में कट गई, आधी अंजू के पास, आधी गुंडों के पास। अंजू इस भयानक दृश्य को देखकर मम्मी चिल्लाने लगी। जिनशिन ने राजा की तलवार हाथ में ली और धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर स्कार्फ उठाकर अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। दोनों गुंडे कार के अंदर दबे हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। जिनशिन उनके पास गया और सजा के रूप में उसने इस सड़क को 2 दिनों के लिए नक्शे से गायब कर दिया। यानी 2 दिन बाद ही उन्हें कोई ढूंढ पाएगा। वे बेहद दर्द में रहेंगे लेकिन मर नहीं पाएंगे। नरक के दूत की सजा और भी खतरनाक थी। उसने न सिर्फ उनकी यादें मिटा दी बल्कि उन्हें ये विश्वास दिला दिया कि कार एक्सीडेंट उनकी आपसी झगड़े की वजह से हुआ था। अब वे हमेशा एक दूसरे से नफरत करेंगे। सजा पूरी करने के बाद तीनों एक साथ गांव की छोटी सड़क पर चल रहे थे। जिनशिन को अंजू से पता चला कि ये सब उसकी मौसी ने किया है। उसने देहवा से अंजू की पूरी जानकारी निकलवाई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली कि अंजू मौसी के घर में लगातार प्रताड़ित होती रही है। रक्षक के रूप में पागल होने वाले जिनशिन ने फैसला किया कि वो उन्हें सबक सिखाएगा। दूसरों को सजा देने का उसका तरीका था उन्हें पैसे देना। उस समय वो परिवार अंजू के घर लौटने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उनके लिए खाना बनाए। लालची मौसी को अभी भी लग रहा था कि बीमा का पैसा अंजू के पास है। वो अंजू के कमरे में घुसी और ड्रॉर खोलकर तलाशी लेने लगी। जैसे ही उसने ड्रॉर खोला उसे 2 सोने की ईंटें मिल गईं। मौसी उन्हें देखकर पूरी तरह स्तब्ध हो गईं और खुशी से कुछ देर तक होश में नहीं आईं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये असल में भूत जिनशिन की उनकी सजा थी। अब 3 लोगों के बीच 2 सोने की ईंटें कैसे बांटी जाएंगी, इसलिए वे तीनों रात भर सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। डर था कि कोई एक दूसरा सोने की ईंटें न चुरा ले। वे बेहद थक चुके थे लेकिन अपनी अपनी तरकीब से खुद को जागते रखना चाहते थे। बहुत देर बाद टेबल ने सिर उठाया तो देखा कि सोने की ईंटें गायब हो चुकी हैं। साफ था कि बेटी ने चुपके से उन्हें ले लिया है। फिर वे पागलों की तरह बाहर भागे अपनी बेटी को ढूंढने, लेकिन फोन लगातार व्यस्त आ रहा था। तभी उन्होंने एक टैक्सी देखी जिसमें एक औरत सवार होने वाली थी। वे उसे खींचकर बाहर निकालने लगे। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भूत जिनशिन सब कुछ देख रहा था। क्या सोने की ईंटें इस लालची परिवार को तबाह कर देंगी? और क्या शाओमेई को अभी भी लगता है कि वो गॉब्लिन की दुल्हन नहीं है? पार्ट 4 में खुलेगा ये राज। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें एशियन ड्रामा फाइल्स को। मिलते हैं अगले एपिसोड में।